Hi everyone. Very good evening to all of you. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से अपॉलॉजी, रीजन बीइंग थोड़ा सा लेट हो गए, बट दैट्स टोटली फाइन बिकॉज आई होप यू विल फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन वर्थ इट. थोड़ा सा वेट अच्छी चीज़ के लिए तो बनता ही है. मैं कुछ भी कहानी शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ, या स्टोरी बोल सकते हो. आप लोगों को पेट पालना पसंद है? मुझे नहीं है, बहुत लोगों को होता है. डॉग, कैट, बर्ड्स, टोटोइस, मेनी पीपल हैव दैट. आपको पता है जो अरेबिक कंट्रीज होती हैं वहाँ पे टाइगर ये लोग भी रखते हैं, पता ही होगा. लेकिन बहुत बार देखने के बाद भी आज तक भी तुम सरप्राइज हो जाते होगे, यार ये लोग कैसे रख लेते हैं. बाय द वे मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रही हूँ? मैं यहाँ टाइगर को बोल रही हूँ एग्जाम. उस टाइगर को पता ही नहीं है कि वो इतना हॉरिफाइंग है कि लोग डर जाएं उससे. उसको बचपन से बहुत प्यार से रखा है, और जो पेट है घर पे जो है उसको भी बहुत प्यार से रखा है. डिफरेंस यही है कि तुम उस चीज को किस तरीके से देख रहे हो. एग्जाम के साथ भी कुछ ऐसा ही है. तुम उसे देखते हो बचपन से, हवा बना के रखा है. सब बोलते हैं कि एग्जाम ऐसा होता है, वो होता है, ये वाला एंट्रेंस पेपर होता है, ये बोर्ड एग्जाम होता है. बस हमारे मन में वो डर बैठ गया. उसी चीज को कॉन्कर करना है और थोड़ी सी हार्ड प्रैक्टिस करनी है. मतलब दो चीजें होती हैं, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट्स. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे 90% मार्क्स आएंगे, ये तो है मेरा हार्ड वर्क. लेकिन अगर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं तो मेरे 90+ हो जाएंगे. तो गाइस कहानी तो यही है, हमें यही समझना, isn't it? ओके. अब हमें वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं जिसमें मेरे 90+ मार्क्स आ जाएं. सो गाइस हमारा आज का डिस्कशन है इन्हीं मिस्टेक्स पे जो हम बनाते हैं, जो हम करते हैं एग्जाम के टाइम पे. आ टॉपिक, as you can see, you will just see just in 1 minute guys. Till the time I have a lot of things to tell you. My topic is top 5 mistakes students do in board exam. बस यही. अब वैसे तो मैं अगर कहानी शुरू करूं, ये 5 मिस्टेक नहीं है, 5 से ज्यादा ही हो जाएंगे. मैं आपको जो कहानी एक्सप्लेन करने वाली हूं वो है वो पेपर जो यू डू, वो आई मीन आई से मिस्टेक्स दैट यू डू बिफोर बोर्ड एग्जाम एंड दैट यू डू ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम. तो बस यही एक्सप्लेन करना हमने. सो गाइज उससे पहले आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस टू आस्क यू. अच्छा, मैं टिल द टाइम एक चीज कर लेती हूँ. लेट मी जस्ट रीड योर कमेंट्स गाइज, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता दूं कि यू पीपल विल बी कमेंटिंग. आई हैव दैट live thing with me, so I'll just read your comments. And I can see people are saying hello to hi everyone, and please keep interacting. And you might be having a lot of questions regarding the tips and the tricks that you would be having. ठीक है. अभी के लिए अब एक और चीज बता दूं. I didn't introduce myself. I am Anjali Ahuja, senior biology expert in Instasol. हाँ, आपको जो रिप्लाई मिलते हैं वो हमारे इंस्टासॉल से हम लोग ही रिप्लाई करते हैं. मेरे अलावा और भी हैं यहाँ पे जो रिप्लाई करते हैं. टिल द टाइम गाइज यू विल जस्ट सी, within a minute you will just see the presentation that I am going to present to you guys. And if you have any doubt regarding anything, regarding if you have how to use Instasol, what are the uses, you can just put in the comments and I would be replying. Okay, so till the time people are just saying hello. Okay, there is a comment, इकोलॉजी पर क्लास लीजिए मैम. श्योर गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप 5 मिस्टेक दैट वी जस्ट मेक ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम. ये भी मैं लेने वाली हूँ, लेकिन इकोलॉजी पे भी आई एम गोइंग टू टेक क्लासेस. आपके जो सजेशंस हैं, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस, क्योंकि इन्हीं सजेशंस पे वी आर गोइंग टू मेक डिस्कशन एंड एक्चुअली आई एम गोइंग टू मेक माई डेटा मोर डेटा ओवर दैट टॉपिक्स. तो पक्का मैं पढ़ाने वाली हूँ, उस चीज़ की तुम चिंता मत लो, पक्का होने वाली हैं. तो अभी के लिए इकोलॉजी पे तो नहीं, बट हाँ आई गिव यू सम सजेशन इकोलॉजी की, या कैसे भी कोई भी प्रेजेंटेशन जैसे भी देनी है. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट इट अप. सो टॉप मिस्टेक्स. अच्छा गाइस, टॉप मिस्टेक से पहले ना मेरा एक सवाल है आप लोगों से. वो सवाल क्या है? नाउ यू विल जस्ट सी. एक सेकेंड. हाँ, ओके, तो मेरा सवाल ये है, सपोज दिस इज अ डायग्राम दैट आई एम मेकिंग
and you have to identify actually what that diagram is. By the way, as you know that I am a biology teacher, so my some example would be based on that. Otherwise, you will just feel like there's like a general thing that I would be telling you, but you will get surely some information. तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया. बहुत खूबसूरत डायग्राम तो नहीं है गाइस, लेकिन अब एक काम करते हैं, हम इस डायग्राम को थोड़ा सा लेबल कर देते हैं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसको लेबल करूंगी और आपको इसकी मिस्टेक्स बतानी है. देखते रहिए, बहुत सारे आपको इसमें मिलने वाले हैं मिस्टेक्स. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं ये अभी बोल के आपको बता दूंगी, आपको सब समझ आ जाएगा. चलो, मेरी लेबलिंग हो गई, अब पढ़ते हैं. तो मैंने इसके अंदर जो लेबल किया है, लिखा है यहाँ पे सेल वॉल, यहाँ पे लिखा है राइबोसोम, यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस, सीलिया, और यहाँ पे लिखा है मेम्ब्रेन. सो बेसिकली गाइस, now you have to find out, you have just few seconds, if you want 1 minute I can give you that too. So उस टाइम पे आपको थोड़ा सा बताना है. मेम्ब्रेन की जगह सेल वॉल होगा. हाँ जी मैम, फोकस ऑन स्टडिंग गाइस, डोंट इंग्लिश. ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग समवन हु इज रिप्लाइंग. अच्छा, एक तो रिप्लाई आ गया, सीलिया. बताओ जल्दी बताओ. सीलिया. एक मिस्टेक पकड़ी है सबने. चलो, अब थोड़ी सी कहानी पढ़ ही लेते हैं. तो किसी ने बोला सबसे पहले सीलिया. शुक्र है, congratulations, you are prepared a bit. Okay, yeah, that's not cilia. First of all, you have to remember, cilia, it is present in eukaryotic cell, not in prokaryotic cell. So that is a bacteria, and in bacteria there's no cilia. So that is a flagella. Okay, I don't have space to write much, but that's fine. Flagella. Now the next one, ribosome. Correct. एक और चीज नहीं देखी आप लोगों ने, nucleus. Is it? The nucleus, actually that's not nucleus, it's a prokaryotic cell. यहाँ पे आएगा nucleoid. Not even covered by a membrane, you see. उसके बाद membrane, cell wall, मतलब ये क्या लिखा है? Let's understand this. I am being on the camera guys and listen to me. अच्छा हाँ, एक ने बोल दिया. Great explanation. हाँ, thank you everyone. तो अब कहानी सुनो एक और. There are two type of cell, prokaryotic and eukaryotic. Bacteria belongs to prokaryotic cell, and bacteria it used to be of two type. One is capsulated and one is non-capsulated. जो कैप्सुलेटेड होता है ना, उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं कैप्सूल, और जितने भी इंफेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं वो सब कैप्सुलेटेड होते हैं. मैंने यहाँ पे 3 लेयर बनाई. सबसे एक्सटर्नल लेयर है कैप्सूल, which is actually not cell wall. कैप्सूल के अंदर आता है सेल वॉल, द सेकेंड वन, और फिर इंटरनल वन आता है मेम्ब्रेन. इसलिए दोनों लेबलिंग गलत हैं. अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों बताया? रीजन बीइंग यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स. अब पेपर में ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. आपने आइडेंटिफाई कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, लेकिन कभी कभी हम खुद ही ये मिस्टेक करते हैं. मतलब मैंने यहाँ पे लिख करी मिस्टेक, यू योर सेल्फ इज आइडेंटिफाइंग, बट खुद भी तुम ये मिस्टेक कर सकते हो. एंड आई डोंट वांट कि तुम एग्जाम में ऐसी मिस्टेक्स करो, और हमारा आज का प्रेजेंटेशन इसी चीज पे है. तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, कहानी शुरू करते हैं. सो दैट्स अ फर्स्ट मिस्टेक दैट यू आर सीइंग ऑलरेडी. एक सेकेंड दीजिए बस, लेट मी जस्ट क्लीन इट अप. नाउ यू सी, didn't practice previous sample paper.
अच्छा, अब मैं आपको इस चीज़ के लिए भी एक चीज़ बताती हूँ. देयर इज एन एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट. एक पावलोव नाम का साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया. अगर हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हम उस चीज़ से नहीं डरते हैं. अगर कोई सोल्जर फाइट करने के लिए जा रहा है, वो पहले दिन तो जाके नहीं खड़ा हो जाएगा ना कि आप, नॉट पॉसिबल. हर चीज़ के लिए एक प्रैक्टिस, एक प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूर चाहिए होती है. आप कुछ भी करने जा रहे हो, आप बाइक चलाने जा रहे हो, आप गाड़ी चलाने जा रहे हो, फॉर एवरीथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस. सेम इज विद द एग्जाम. यू हैव टू कंडीशन योरसेल्फ. फॉर दैट देयर इज अ थिंग विच इज नोन एज प्रैक्टिस. क्या प्रैक्टिस? सैंपल पेपर. मुझे पता है कि पेपर में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, मुझे वो सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी है. समझ गए? अच्छा, तो अब ये सैंपल पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं और प्रॉपर सिनारियो में करने हैं. आपको पता है आपका पेपर कैसे आने वाला है, बस वही चीज़ें डालनी है. ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं अब. सो हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है, विच यू कैन सी, डोंट से कंप्लीट, डोंट से, एक्चुअली दैट्स अ वैलिड पॉइंट आई विल से गाइस. Don't rely completely on teacher for exam preparation. मतलब being teacher, I'm just saying this guys, being teacher I'm just telling you कि you should not completely. इसका एक रीजन है. मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो, आप किसी से एड्रेस पूछ रहे हो, आप बोलते हो भाई ये एड्रेस कहाँ है. दैट पर्सन इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू टेक यू कि चलो भाई यहाँ पे है घर. नहीं होता ना. So teacher is like the same way. They will tell you the way, but then you have to go by yourself. Okay? So for that you need to practice and you don't have to completely depend. आपने टीचर से कुछ क्लास में लर्न किया, वो 100% है, एक्यूरेट है. घर आके पता चलेगा 30-40% बचा है. जब तक रिवाइज नहीं करोगे, उसे खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे. बीइंग अ टीचर मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन्हें स्टडी नोट्स देती हूँ, एग्जाम, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं. बट जब तक आप उसे खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा? सो दैट्स द सेकंड मिस्टेक दैट यू आर डूइंग गाइस, एंड दैट मिस्टेक्स यू आर डूइंग बाय द वे बिफोर एग्जाम. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अंडरस्टैंड इट रादर देन मेमोराइजिंग इट. पता है मैंने ना कुछ मूवीज देखी. मैंने रिसेंटली सुपर 30 देखी, 3 इडियट्स भी देखी. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तब रियलाइज होती है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए. मतलब द वे दे वर लर्निंग, इट वाज सो मच प्रैक्टिकल. तो हमें भी यही करना है, अपनी लर्निंग को प्रैक्टिकल करना है. डजंट मैटर आप कौन सा सब्जेक्ट लर्न कर रहे हो. फिजिक्स कर रहे हो तो देखो ना आसपास क्या चल रहा है. बैंकिंग, व्हाट इज बैंकिंग? वो जो सड़क टेढ़ी बना देते हैं, इट्स लाइक एट एन एंगल. क्यों बन रही है? थिंक अबाउट इट. अगर आपको साइंस की एग्जाम, इसकी साइंस की नॉलेज है, फिजिक्स की नॉलेज है, यू विल नो कि किस एंगल पे कोई चीज थ्रो करनी है या कुछ भी करना है. सो दैट समथिंग. अच्छा, आप किचन में जा रहे हो, आपकी मम्मा कुछ बना रही हैं, दही बना रही है, मतलब दही में वो खट्टा टाइप्स का डालते हैं ना, जो जामन जिसे जो भी बोलते हैं आपके लैंग्वेज में. सो दैट्स एक्चुअली बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस. तो यू शुड स्टडी ना. आप लोग पिज्जा खा रहे हो, कैसे बना पिज्जा बेस? सभी साइंस है. आपको मैं एक चीज बता दूं गाइस, हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सभी के सभी जितने भी फिजिकल फिनोमेना है वहां से ओरिजिनेट हुए हैं. ये जो हम सब पढ़ते हैं ना, ये सब हमारे जो प्रैक्टिकल फिनोमेना है वहीं से सब ओरिजिनेट हुआ है. अब हमें करना क्या है? इसी थियरी को बैक टू दैट प्रैक्टिकल फिनोमेना लेके जाना है कि ये जो हुआ वो कैसे, उसी को प्रैक्टिकली लर्न करना है. और आई थिंक हर एक का एटीट्यूड उसी टाइप का होना चाहिए. मतलब इमेजिनेशन आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए. सपोज आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल आया कि कोई एरोप्लेन जा रहा है, वो इतने एंगल पे गिरा, एंड देन वो कहाँ कितने डिस्टेंस पे थ्रो होगा, कुछ भी ऑब्जेक्ट. यही है, आपको प्रैक्टिकली अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको रखना है. राइट? सो दैट्स नेक्स्ट मिस्टेक दैट यू आर डूइंग. एक्चुअली गाइज यू शुड अवॉइड इट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके. पुअर इन मैनेजिंग टाइम. अच्छा गाइज, ये पुअर इन मैनेजिंग टाइम वाला मैं आपको 2 और बताऊंगी. एक बिफोर द एग्जाम, आफ्टर during the exam. So guys, till the time, in just few seconds I'm reading your comments so that if you have any question I'll answer it. Ma'am, how to stay focused, how to be confident that with what I have studied I can do my best. Okay, nice questions, amazing, really, thank you. Okay, चलो, जो मुझे अभी तक का जो वैलिड क्वेश्चन लग रहा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, दैट्स ऑलरेडी आई एम गोइंग टू आंसर. मैम, हाउ टू स्टे फोकस्ड, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट. देखो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मुझे पता है क्या बोलना है. आई रिपीट माई सेल्फ, मुझे पता है क्या बोलना है, बिकॉज मैंने एक्चुअल में ये सब प्रिपेयर किया, मेरा कंटेंट रेडी है. सेम पढ़ के जाओ, अपना फोकस 100% रखो. फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो अगेन मॉक टेस्ट.
मैंने वेल प्रिपेयर कर लिया, मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कैसे होगा कैसे होगा। क्यों हो रहा है? नहीं डरना है, प्रैक्टिस करनी है, सैम्पल पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, अपना एक मतलब शेड्यूल बनाओ। ये शेड्यूल बनाओ, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में 1 या 2 घंटा लगेगा। बैठो वीकेंड पे, बैठो आराम से अपनी सारी बुक्स रख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी सब्जेक्ट है, SST के 1 बाय 1 हर चैप्टर के वो टॉपिक निकालो जिसमें आपको थोड़ा सा भी डर लगता है। इसमें एक टॉपिक है, इसमें एक लाइन है, वो भी लिखो। इसमें ये टॉपिक है, इसमें ये न्यूमेरिकल है। एट द एंड ऑफ वो 2 घंटे के बाद आपके पास वो डेटा रेडी होगा। ये है जहाँ पे मेरी हवा टाइट हो जाती है, बस उन्हीं को पकड़ लेना अच्छे से। वही वो टॉपिक हैं जो आपके अंदर डर क्रिएट कर रहे हैं, कभी नहीं करना। और एक और सजेशन, मैं एग्जाम टाइम पे गई, लेकिन एग्जाम टाइम पे जस्ट जाने से पहले मुझे पता है मेरे 10 यूनिट में से मैंने अपनी 9.9 यूनिट कंप्लीट कर लिए, लर्न कर लिए, बट वो 0.1 है जिसकी वजह से मैं डर रही हूँ। वो 0.1 मुझे लर्न करके जाना, समझे? उस 0.1 को बेशक नहीं आता, एटलीस्ट इतना लर्न कर लो कि मैं कुछ तो लिख सकूं, ये नहीं कि वहां खाली बैठ सकूं। 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया, एटलीस्ट 3 मार्क का तो लिख सकूं। सो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वही मैकेनिज्म है कंडीशनिंग। पेपर को टाइगर बना रखा है, नहीं बनाना। थोड़ा सा प्यार करना सीखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस। सो पुअर मैनेजिंग टाइम, ये टॉपिक तो रह गया। तो अपना टाइम मैनेजमेंट। अब इसमें एक और चीज कहानी सुनाती हूँ मैं। सपोज मैं जो करती थी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, मैं जो भी चीजें बता रही हूँ ये सब मैंने किया है, और मेरे मार्क्स इतने बुरे भी नहीं आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो जो किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सपोज मेरा एग्जाम है 25th को, और 1 महीना पहले मेरी स्कूल इज ओके, नाउ आई हैव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। तो फ्रॉम 25th मतलब लास्ट महीने की फ्रॉम 25th मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो इसके लिए मतलब उस टाइम पे गूगल एक्सेल शीट ये सब कुछ नहीं होता था, तो मैं एक्चुअली में कॉपी पे नोट डाउन करके रखती थी, ऐसे लाइंस लगा के। तो मैंने लाइंस लगा दी 1 2 3 4 5 ब्ला ब्ला ब्ला, ये बना दी। ये मेरे डेज हैं। तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले अकॉर्डिंगली टू द सब्जेक्ट कि मेरे इस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं है, इस सब्जेक्ट में जो भी, मैं अकॉर्डिंगली बना लेती थी। मतलब आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इन दिस सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग, लाइक मेरे को फर्स्ट सेकंड डे पे मुझे A सब्जेक्ट लर्न करना है, 3rd 4th पे मुझे B सब्जेक्ट, एंड 5th 6th पे मुझे C सब्जेक्ट। या फिर ये सब्जेक्ट मेरा बहुत वीक है तो मैं इसको 3-4 दिन दे सकती हूँ। तो अकॉर्डिंगली मेरा पूरा मतलब 25th से पहले, मतलब इससे 5 डेज पहले का प्लान रेडी होता था, क्योंकि 5 डेज पहले मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम जो आने वाला है, मैं उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती थी। लेकिन उससे पहले के डेज में मेरा सारा सिलेबस कवर होता था, मुझे सिर्फ एग्जाम के टाइम में अब रिवीजन करनी है। तो प्लीज लर्न इट, ठीक है? क्या सो लेट मी जस्ट रीड योर कमेंट्स। 3 मई को एग्जाम है, गुड लक टू यू। अच्छा, तो अब इसके बाद एक और सजेशन देती हूँ गाइस। अब ये तो हो गया एग्जाम से पहले का। अब एग्जाम से थोड़ा सा और सजेशन देती हूँ मैं आपको। मान लो अब डेट शीट आ चुकी है, अब डेट शीट आ चुकी है आपका 1st 2nd 3rd 4th 5th, मतलब फर्स्ट डे पे A पेपर है, और उसके बाद 2nd 3rd 4th पे कोई पेपर नहीं है। अब मेरा सीधा पेपर 5th डे पे है, और इमीडिएटली उसके बाद एक और 6th डे पे C पेपर है, इमेजिन। तो अब इसको कैसे मैनेज करना है? आपको पता है कि यहाँ पे आपको 3 छुट्टी मिल रही है, गेटिंग 3 लीव्स, उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करो। आपका B को इसको 2 दिन में प्रिपेयर करो, और ये वाला जो 2nd डे है इस दिन C एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि C में आपको टाइम कम मिलने वाला है। तो अकॉर्डिंगली यू शुड मैनेज। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइस। मतलब कुछ लोगों के साथ क्या होता है, बचपन से सोच रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट है क्या? यही होती है टाइम मैनेजमेंट। अपने सब्जेक्ट को पहचानो कि कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, एंड अकॉर्डिंगली उसको टाइम दो। दैट्स अ मिस्टेक दैट यू आर डूइंग गाइस। ओके, लेट्स मूव। स्टे फोकस्ड, लास्ट मिनट प्रिपरेशन। चलो अब इस पे भी एक थोड़ी सी वो बताती हूँ मैं, व्हाट यू हैव टू डू गाइस। और आपके जो भी सजेशन है, जो भी क्वेरी है, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ मैं बता सकती हूँ तो वी आर रेडी, वी आर ऑलवेज रेडी कि हम आपके सजेशंस को कलेक्ट करें एंड अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट प्रिपेयर करें। अभी के लिए जो टॉपिक चल रहा है प्लीज सुनते जाइए। अगर कोई भी क्वेश्चन है पूछिए, और अगर कोई भी सजेशन है मोस्ट वेलकम। इवन इसके बाद भी आई एम गोइंग टू लुक ओवर माई चैट, जो भी यहाँ पे मैसेजेस चल रहे हैं, आई एम गोइंग टू लुक इट ओवर अगेन एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू कम। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे बाद और भी ट्यूटर है, 1 by 1 यू विल बी इन कंटिन्यूअस इन टच विद इंस्टा सॉल्व। बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगे। अच्छा,
मैम बायोडाइवर्सिटी इज अ बिग एंड ह्यूज चैप्टर, हाउ टू कीप इट मेमोराइजिंग इन सच एन बायोडाइवर्सिटी। ऐसे टॉपिक है तो बायोडाइवर्सिटी में है क्या, वही तो लर्न करने हैं सारे के सारे, नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, और यहीं पे बच्चे भूल जाते हैं। आपको एक चीज बताऊं गाइस, इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो बायो में ही नहीं, एवरीवेयर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जनरल किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कहीं पे भी जीके वाले आ जाना, ये इकोलॉजी में से क्वेश्चन उठाते हैं। आपके स्कूल के कंपटीशन में कोई क्विज हो जाए तो इकोलॉजी के क्वेश्चन उठाते हैं गाइस। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने को बहुत ईजी लगता है, बट इसके अंदर ना जो फैक्ट्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। रीजन बिंग बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका टेबल बनाओ एंड अकॉर्डिंगली उसको मेमोराइज करो। निमोनिक्स बहुत अच्छी चीज होती है बायो में। मतलब मैं जो लर्न करती थी, लिटरली मैं गाना गाती थी, कोई टॉपिक नहीं आता था तो आई यूज्ड टू सिंग इट लाइक एनीथिंग। You know, more weird you are with the study, more you will learn. That's what I believe. Okay, so stay focused. Last minute preparation. अब मैं आपको बताती हूँ एक और चीज जो मैं करती थी। Suppose मेरे चैप्टर है 1 2 3 4 and I'm just doing it 1 2 3 4. Suppose मेरा फर्स्ट चैप्टर 10 पेजेस में खत्म हो गया, मैं हर चैप्टर के बाद एक ब्लैंक पेपर छोड़ देती थी। हर चैप्टर की नोट्स के बाद ना आई यूज्ड टू जस्ट लीव द ब्लैंक पेपर, यहाँ पे ब्लैंक पेपर, फिर दूसरे चैप्टर का स्टार्ट हो गया, फिर वहां पे ब्लैंक पेपर। अब मैं करती क्या थी, उसके अंदर पूरे चैप्टर का क्रक्स लिख देती थी, उस चैप्टर के फॉर्मूला, उस चैप्टर के, या बायो है तो साइंटिफिक नेम, बायो है तो फैक्ट्स, फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज लिख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ डेरिवेशन की ट्रिक्स, केमिस्ट्री है तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख ली, या उनको लर्न करने के लिए निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरा आज पेपर है, मुझे सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं, कैसे करूंगी? ये जो क्विक नोट्स हैं, हर एक चैप्टर का नोट मैं एक पेज में बनाती थी, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, बट एक पेज पे। द डे ऑफ एग्जाम मैं उसी को सब कवर कर लेती थी, और उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ सब कुछ मेरा रिवाइज हो गया। वो नोट्स इस तरीके से बनाने हैं, वेग चीजें नहीं लिखनी है, इंपॉर्टेंट वाली लिखनी है। तो स्टे फोकस्ड, लास्ट मिनट प्रिपरेशन, दैट्स अ थिंग दैट यू वुड बी डूइंग। ओके, अच्छा गाइस, एक और चीज, ये तो थी हमारी बिफोर एग्जाम वाली कहानी। अब क्या करना है, अब एग्जाम होने वाला है, तो अब तुम मिस्टेक क्या बना सकते हो, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स द डेटा दैट आई हैव। होल्ड ऑन गाइस, हाँ, लेट मी जस्ट क्लियर इट अप एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट अप। ओके, सो मिस्टेक्स ड्यूरिंग एग्जाम, नो बोदरिंग अबाउट वर्ड लिमिट, नॉट बोदरिंग अबाउट वर्ड लिमिट। ओके, वर्ड लिमिट के बारे में कोई नहीं है, मतलब मैं आपको अब एक और एग्जांपल बताती हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लर्न किया, बहुत अच्छे से कर लिया टॉपिक, इमेजिन बैक्टीरिया का ही लगा लो, क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का। मैं सोच रही हूँ कि 2 नंबर का यार, मुझे तो इतनी सारी नॉलेज पड़ा है, मैं क्या लिखूँ इसके अंदर, सब लिख दो, सब लिख दो, गलती से भी मत करना। आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही टू द पॉइंट होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मार्क्स, जितने मार्क्स का वो पूछा गया है। मान लीजिए 2 मार्क्स का पूछा है, 3 मार्क्स का पूछा है, अकॉर्डिंगली आपको लिखना है, समझे? नहीं लिखना है एक्स्ट्रा, जहां पे जरूरत है उतना 2 मार्क्स में। और दूसरा, आपके अंदर एक वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस से ही आता है। यही बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं बहुत ब्रीफ में लिखना चाहती हूँ और बहुत डिटेल में मैं लिख सकती हूँ, मैं डायग्राम बना दूंगी, डायग्राम के हर एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। 2 मार्क्स का लिखना है तो डायग्राम के हर एक पार्ट को लेबल के साथ कह रही हूँ, नाम उसकी सिर्फ नेमिंग कर दूंगी कि ये पार्ट प्रेजेंट है, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में आई मेंशन, सिंपल। अच्छा, सो द नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। अभी आ गया फिर से टाइम मैनेजमेंट। अब इस पे थोड़ी सी कहानी और सुनो। हाँ, सपोज आपका पेपर, उसमें है 26 क्वेश्चन, या कितने भी हैं यार, इसको छोड़ो, 26 नहीं, कितने भी हैं, यहां पे है 4 सेक्शन A B C D, और आपका क्वेश्चन आ गया, आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आया। इमेजिन A सेक्शन आया आपका 20 मार्क्स का, B सेक्शन आया आपका फिर से 20 मार्क्स का, C क्वेश्चन आया, C आया आपका ये 30 मार्क्स का, कितना हो गया, एंड D में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे दिया। इमेजिन हो गया ना 40, सपोज ये 80 का है, सॉरी कैलकुलेशन प्रॉब्लम, 80 का आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या मतलब मिस्टेक करते हैं, ए सेक्शन पे नया नया पेपर स्टार्ट हुए, एकदम फील्ड में आ रहे हैं, अभी नया नया लिखना स्टार्ट किए, ऐसे सितारे डाल डाल के लिखें, और बाद में वही डॉक्टर्स हैंड राइटिंग। तो वो हैंड राइटिंग वाली कहानी तो आपने कल भी हर्ष सर से सुन ली, लेकिन अभी एक और सजेशन आई वुड लाइक टू ऐड कि टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है। हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो मार्क्स के बेसिस पे होना चाहिए। 20 मार्क्स का है तो अकॉर्डिंगली टाइम दो। आपका पेपर 3 घंटे का है गाइस, आपने 20 को इतना दिया, इसको 30, सपोज 30 वाले को आपने 10 मिनट्स दे दिए,
और 20 क्योंकि नया नया पेपर शुरू है, 1 घंटा लगा दिया। आपको लगता है ये वर्थ इट है? भूल कर भी ऐसी गलती मत करना, आई एम टेलिंग यू। सबसे पहले अपने पेपर को स्टडी करो अच्छे से। वैसे तो आई ऑलवेज से कंडीशन होके जाओ, आपको पता है आपका कौन सा पेपर है और उसमें क्या होने वाला है, सब पढ़ के जाओ। आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आजकल सब फिक्स होता है। फिक्स एज इन की कितने मार्क्स का आने वाला है वो पहले ही रिलीज करते हैं कि पैटर्न क्या होगा। दैट्स व्हाट आई मेंट। ओके, सो इसके बाद जो टाइम मैनेजमेंट है आपकी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एग्जाम। आपका एंट्रेंस एग्जाम है, आपका बोर्ड एग्जाम है, सो दैट्स अ थिंग। अच्छा, सो टिल द टाइम heard sir lecture was awesome. Okay, let's focus on lecture. Thank you guys, so sweet of you. People are listening and they are just giving a very positive feedback. Ma'am, mind please revolve like, okay, thank you man, lecture is thank you so much guys. Okay, let's continue here. So didn't write proper unit, मतलब डिडंट राइट प्रॉपर यूनिट का मतलब ये है कि तुम्हारी यूनिट ही सही नहीं थी। कौन से वाली? वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो बायो वाली। बायो में तो बहुत कम आती है, अब तुम सोचने लगोगी कौन सी। फिजिक्स केमिस्ट्री की याद दिला देती हूँ। लोग सेल्सियस को केल्विन लिख देते हैं, केल्विन को सेल्सियस लिख देते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में पीछे की यूनिट होती है जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मीनिंग गलत हो जाएगा। टेम्परेचर जहाँ केल्विन को सेल्सियस कर दिया, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाती है। सो गाइज नेवर एवर डू दिस मिस्टेक ऑफ चेंजिंग द यूनिट्स, सो प्रैक्टिस। बाय द वे मुझे लगता है मेरी पूरी स्पीच का जो कीवर्ड है वो है प्रैक्टिस। एनीवेज, सो लास्ट टाइम मगअप, लास्ट इमेजिन अ सिचुएशन, खड़े हो तुम, मैंने सब लर्न कर लिया, पेपर होने वाला है, मैंने सब लर्न कर लिया, मैंने ये टॉपिक कर लिया। तभी एक फ्रेंड आके बोलता है, ओए तूने वो डेरिवेशन करी क्या? कर्ज दैट फ्रेंड, क्या याद दिला दिया, जो आता था वो भी भूल गया। ओह माय गॉड, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो ये सब प्रॉब्लम होती है लास्ट टाइम मगअप के लिए की वजह से। अभी भी टाइम है गाइज, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, प्रॉब्ली आई जस्ट कंसीडर मैक्सिमम बाय दिसंबर, क्योंकि जनवरी से रिवीजन स्टार्ट करना है। तो मतलब 2-3 महीने हैं, अपना अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सारे टॉपिक कर लो। एग्जाम से जस्ट पहले नई चीज़ें प्रेफर नहीं करनी है कि लर्न करनी है, रिवीजन करनी है। जितनी भी नई चीज़ें लर्न करनी है अभी कर लो, क्योंकि बाद में रिवीजन करनी है। अच्छा, सो लास्ट टाइम मगअप ये हो गया हमारा द एड्रीनलिन रश। एड्रीनलिन रश आपको पता है गाइस, जो बायो के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा या फिर दूसरे लोगों को पता होगा। जिनको भी नहीं पता है सुन लो, एड्रेनलिन इट इज अ हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड इन आवर बॉडी जब भी कोई सडन सिचुएशन होती है, फ्लाइट। अभी वेबिनार से पहले ना आई वाज आल्सो हैविंग एड्रेनलिन रश, अभी भी थोड़ा थोड़ा है बट दैट्स फाइन, आई एम हैबिचुअल, तो नहीं फर्क पड़ता। सो एड्रेनलिन रश होता है whenever there is a sudden situation, तो वो एड्रेनलिन ही है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है। वी आर स्कैर्ड और वी आर वेरी हैप्पी और समथिंग लाइक सडनली। ओके, सो हाँ, तो मैं पॉइंट्स के बारे में बोलना भूल गई। सो एग्जाम के टाइम में एड्रेनलिन रश नहीं होना चाहिए, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो वो नहीं होगा। आपको पता है एग्जाम कैसे आने वाला है, ठीक है गाइस? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एनीवेज ये तो थी ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, पहले की बातें जो भी है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। आई हैव सर्टेन सोल्ड क्वेश्चन जो मेरे पास स्टूडेंट्स के हैं। मैं बहुत बार बच्चों के टेस्ट लेती हूँ तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते रहते हैं, तो बस वही मिस्टेक करने वाली हूँ। आई डोंट नो आपकी स्क्रीन पे वो चीज़ें दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, बट डोंट वरी अबाउट इट, आई विल स्पीक इट एंड आई विल मेंशन इट कि यहाँ क्या लिखा है और उसमें क्या एरर है। मेरा जो मेन फोकस है आपको पता चले कि आप क्या क्या मिस्टेक करने वाले हो या कर सकते हो, तो थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है? OMG, adrenaline rush is a huge problem for me. मैम थैंक्स, ओ माय गॉड दैट्स सो स्वीट। जेनेटिक्स का सेशन बना देना। ओके, हाँ जेनेटिक्स का पक्का, जेनेटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट, तो पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। व्हाट आर दी वेरियस वेज, एक मिनट इसको क्लीन कर दूं वरना तुम दुखी हो जाओगे। स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन? बस अब हमने यही पढ़ना है। हमारी जो लास्ट की कहानी रह गई है ना, वो यही रह गया कि क्या करना है। लिसन, हाउ टू राइट, व्हाट आर दी वेरियस वेज थ्रू विच इन्फेक्शियस डिजीज आर ट्रांसमिटेड। इमेजिन, चाहे ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, 10th का है, किसी भी क्लास का है, 2 मार्क्स में आया। आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है? ज़्यादा नहीं लग रही? इमेजिन 3 में आया है, अब लग रही है ज़्यादा? नहीं लग रही। या 5 में आया, यही डिफरेंस होता है गाइस। अगर ये 2 मार्क्स में आया तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा और क्रिस्प बनाओ। अगर इमेजिन ये 3 मार्क्स में आया तो आई विल से इट्स परफेक्ट।
अब इसके अंदर क्या करना है, इन्होंने जो किया है ना, हेडिंग बनाया और यहाँ पे बाद में एग्जाम्पल लिख दिया। तो गाइज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि एग्जाम में हाउ यू शुड राइट, ये मिस्टेक्स तो हमने पढ़ ली, बिफोर एग्जाम क्या होता है, ड्यूरिंग एग्जाम क्या होता है। अब पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं, टीचर ने चेक कर दिया है, यहाँ पे खड़ी है टीचर और आपको मिस्टेक्स बता रही है, बस वहीं से लर्न करना है। अगर आपको ये टॉपिक लर्न भी करना है तो एनी हाउ इन्फॉर्मेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन जस्ट ऑफ कोर्स लर्न इट। सो थ्रू फूड एंड वाटर, इन्होंने हेडिंग बनाया कि डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है, थ्रू फूड एंड वाटर, थ्रू एयर, थ्रू कॉन्टैक्ट, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, थ्रू बॉडी फ्लूइड एंड वेक्टर। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हेडिंग बनाना बड़ी मतलब फैसिनेटिंग चीज होती है। मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ ना हैंड राइटिंग की, अभी कोई स्टूडेंट पूछ भी रहा था, प्लीज टेल मी हाउ आई विल मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल क्लास 8 स्टूडेंट। आई थिंक थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैंने अभी बताया था, बट दैट्स फाइन, आई एम गोना टेल इट अगेन, या फिर आई विल जस्ट रिप्लाई ओवर दैट, डोंट वरी। Thank you so much, ma'am. Pre-board, thanks a lot. That's so sweet of you guys. I had to read your comments. So one of the student, Rahul, is asking कि अब यहाँ पे क्या कहते हैं, कैसे लिखना है, कि इशू आता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट, और ये भी लिखा है कि अगर राइटिंग प्रॉब्लम हो तो कैसे ओवरकम किया जाए। सबसे पहले मैं बता दूंगा इस, मतलब बहुत सारे लोगों का ये माइंड सेटअप होता है कि ओ गॉड मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, या उस XYZ पर्सन की क्लास में हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, इसको तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। There is a way of representing yourself in the question answer sheet. I will say not question, answer sheet. The way you're writing, very much important. Very much important how you're writing it. आपके क्वेश्चन पेपर जो आप लिखने वाले हो, आंसर शीट, आप वहां जाके नहीं बोलने वाले हो, जो एग्जामिनर चेक करेगा। Your answer sheet is going to speak. समझ रहे हो इस चीज को, तो उसे इस चीज से, इस तरीके से लिखो कि वो अपने आप को बोले, दैट शुड बी नो, और वो इतनी फैसिनेटिंग हो। आपको उसको उसे कैसे बनाया जाए, फूल थोड़े ना लगाओगे, अब राइटिंग की प्रॉब्लम है। तो देयर आर सर्टेन ट्रिक्स गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव वेरी बैड हैंड राइटिंग, तो अपनी कभी भी कर्सिव राइटिंग तो मत लिखना, कभी मत लिखना। हर एक वर्ड को सेपरेट, और थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन बनाना, थोड़ा हेडिंग्स बनाना, एग्जाम्पल को हाईलाइट करना। जैसे अब यहाँ पे जो किया है ना, लेट मी जस्ट अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर सकता था, यहाँ पे डिजीजेस के एग्जाम्पल दिए हैं बहुत ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे डिजीज को उनको हाईलाइट कर दो। अब तुम्हें एक और चीज बताती हूँ। इमेजिन आप एक ओके, सो इमेजिन आप एक टीचर हो, आप क्या कहते हैं एग्जाम क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हो। मतलब मैं टीचर हूँ तो आई विल ऑलवेज फाइंड इजीएस्ट वे कि मेरा फटाफट से, मुझे बहुत सारे पेपर चेक करने हैं, मैं जल्दी तो नहीं करने वाली, क्योंकि आई एम वेरी मतलब पर्सनली इफ आई से मैं बहुत हर एक क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देखती हूँ कि बच्चे ने किस तरीके से किया। बट अब मेरे को चाहिए क्विकेस्ट वे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को किस तरीके से रीड करने वाली हूँ, जो आंसर बच्चे ने लिखा है। सबसे पहले मैं उसके एग्जाम्पल देखूंगी, फिर डायग्राम देखूंगी, फिर आऊंगी कंटेंट पे। सो देयर इज अ सीक्वेंस दैट टीचर इज गोइंग टू सी इन द आंसर दैट यू हैव रिटन। तो अब यहाँ पे हाईलाइट कर दो भाई, क्यों नहीं करना, अपने हेडिंग को हाईलाइट करो, एग्जाम्पल को हाईलाइट करो, सब हाईलाइट करो। बहुत ज्यादा नहीं करना है, बट आपकी चीजें बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से होनी चाहिए। इमेजिन आपका कोई क्वेश्चन पैराग्राफ में है। अब तुम्हें एक ह्यूमन साइकोलॉजी बताती हूँ। मतलब वो हिंदी के प्रस्ताव होते थे ना, बहुत ही बोरिंग होते थे, लेकिन बहुत सारे अब तो प्रस्ताव लिखना भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हो गया। तो हम जब मतलब साइकोलॉजिकली, मान लीजिए मैं कोई पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, मैंने पहले 3 लाइनें पढ़ी, अब नया पैराग्राफ शुरू हुआ है, फिर 3 लाइनों 4 लाइनों के बाद फिर से एक नया। सो साइकोलॉजिकली क्या होता है, व्हेन यू स्विच टू द न्यू पैराग्राफ, आपको लगता है कि अब एक और नई इंफॉर्मेशन आई है, फिर नया, अब एक और नई इंफॉर्मेशन आई है। सो गाइज, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग इन लिटिल पैराग्राफ्स। ठीक है, अच्छा, सो यहाँ पे पैराग्राफ तो नहीं है, यहाँ पे हमने हेडिंग बना दिया। मतलब देयर आर ऑप्शन इफ यू वांट टू मेक हेडिंग और यू वांट टू राइट इन पैराग्राफ्स। अच्छा, सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ। मुझे पहले ही हंसी आ गई है, क्योंकि मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा है, लेकिन डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ये क्या लिखा है और आपको क्या पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख सकते हो गाइस, दिस इज अबाउट कोलेनकाइमा। यहाँ टीचर ने पूछा है व्हाट इज कोलेनकाइमा, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्लांट बॉडी फॉर अ हर्बेशियस एंजियोस्पर्म। अच्छा, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है, वे ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एक कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे इमेजिन, जैसे होता है फिजिक्स में होते हैं न्यूमेरिकल्स, बायो में होते हैं डायग्राम, केमिस्ट्री में होती है रिएक्शंस,
तो ये बहुत ही मतलब की पॉइंट्स और वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही फोकस चीज़ होती है जिस पे आपको प्रैक्टिस करना है। बायो के अंदर आपको डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं। यही मैंने बोला, बायो में डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं और यहाँ पे यही बनाना है। पेपर में हमेशा पूछा नहीं जाएगा दैट यू हैव टू मेक द डायग्राम। अगर पूछा है तो उसे वेल लेबल्ड बनाना है। कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन इज आस्किंग, वो चीख के कह रहा है कि डायग्राम चाहिए, अब यहाँ पे चाहिए कोलन कायमा में, नहीं समझ आएगा ऐसे। तो वहां पे क्या कीजिए, एक पेन से सिंपल सा डायग्राम बना दो। राइट साइड पे उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका सिंपल सा डायग्राम बना दो कि जो भी सेल्स हैं उसके अंदर कंपैक्ट है या टाइटली अरेंज्ड है, जो भी है उसमें मतलब सिंपल यू विल फाइंड इन योर बुक, वही पे बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पे कोलन कायमा के बारे में पूछा। गाइस, जब भी कोई टर्मिनोलॉजी या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, टर्मिनोलॉजी तो मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज टर्मिनोलॉजी में आपको सीधा डेफिनेशन लिखनी होती है। अब इमेजिन यहाँ पे पूछा कोलन कायमा, आप कोलन कायमा एक्सप्लेन करने वाले हो या कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स या केमिस्ट्री का, सबसे पहले आप उसे डिफाइन करोगे कि ये चीज है क्या। मान लीजिए कोई चीज क्वेश्चन पूछा कि ये प्रेजेंट कहाँ पे है या कुछ भी है, तो सबसे पहले आपको समझाना है कि ये है क्या, फिर आपको बताना है कि ये प्रेजेंट कहाँ होती है। इससे जो रीड करने वाला इंसान है वो अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। दैट कनेक्टिविटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप भी जब कुछ पढ़ते हो तो सबसे पहले समझते हो ना कि किसके बारे में पढ़ने वाले हो, सेम थिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे कि व्हाट इज कोलन कायमा, देन यू विल बी राइटिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, इसमें एक और चीज मिसिंग है विच इज लोकेशन, कि ये यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, कैसे है। अब मेरे को लोकेशन से एक और बात याद आई है जो स्पेशली बायो स्टूडेंट्स के लिए है गाइस। बायो स्टूडेंट के लिए क्या है, जो स्पेशली टिश्यूज चैप्टर है या कोई भी चैप्टर है, आपको एग्जाम्पल्स पहले लर्न करने होते हैं। टिश्यू के केस में लोकेशन या फिर दूसरे केसेस में एग्जाम्पल्स। अगर मुझे लोकेशन पता है या मुझे एग्जाम्पल्स पता है तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकती हूँ। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज देयर इज अ सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू में क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं और वो प्रेजेंट होता है ट्रैकिया में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। मैं आपको बस एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कहाँ प्रेजेंट होता है। कुछ भी नहीं पता आपको इसके बारे में, लेकिन सिर्फ आपको लोकेशन पता है कि ये कहाँ प्रेजेंट है। समझे? लोकेशन के हिसाब से आप इसके फंक्शन बहुत क्लियरली लिख सकते हो गाइस। बायो में बहुत सारी जगह चीजें होती हैं। टिश्यू के केस में लोकेशन पता है या आपको एग्जाम्पल्स पता है। सपोज एक प्लांट किंगडम है, उसके अंदर XYZ बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं और वो XYZ में से कोई प्लांट उठा के पूछ लिया पेपर में, नहीं पता। लेकिन अगर आपको पता है ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, देन यू कैन राइट इट। So there are certain tactics that I have to tell you. Now, for a few seconds, I have to read your comments also. Make sure main formula, clearly diagram are lifesaver. What is terminology? Terminology मतलब definition terms. Ma'am, please ask question about some question about the subject. तो please highlight मैं कौन से subject question पूछूं। मेरे पास बहुत सारा भंडार है तो don't worry about it. डज हैंड राइटिंग मैटर? अभी मैंने इसका आंसर किया और आ भी गया। डज हैंड राइटिंग आई थिंक मैटर करता है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी मैटर करता है कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को लिख रहे हो। आप एक प्रॉपर डायग्राम मतलब समझ रहे हो। मैंने कोई भी फोंट यूज कर लिए, कोई भी फोंट, बट उसको अगर एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, बहुत फर्क पड़ता है उस तरीके को लिखने को। अदर देन हैंड राइटिंग, हाउ योर राइटिंग। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी, मतलब आज तक नहीं सुधरी है। बहुत अच्छी तो नहीं है, ओके है, बट बहुत ख़राब थी। लेकिन द वे आई यूज टू राइट, ओके, आई शुड प्रेज माई सेल्फ फॉर दिस। हाँ, मैं अच्छा लिख लेती थी। रीजन बीइंग हाउ टू राइट, वो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मैंने एक्चुअल में ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मार्क्स थोड़ा कम, इंटेलिजेंट स्टूडेंट मार्क्स। अब बच्चा सोचता रह गया कि भाई इसके कैसे आ गए मार्क्स। मैं बताती हूँ कैसे आ गए मार्क्स। चलो आगे पढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं आगे। फिर से मुझे हंसी आ गई। रीजन बिंग अभी भी नहीं पता चल रहा होगा क्या लिखा है। मैं बता देती हूँ, डोंट वरी। मैंने जान के ये डाला है। रीजन बिंग आई शुड टेल यू कि आपको लिखना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन आई एम टेलिंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक 12th क्लास की बायो का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है दैट यू हैव टू ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम, जो इसमें नहीं है। उसके बाद इन्होंने लिखा वेल, यहाँ पे डायग्राम ही पूछा था, बच्चे ने सारी एक्सप्लेनेशन डाल दी, विद एक्सप्लेनेशन पूछा था। यहाँ पे जो क्वेश्चन है सेल डिवीजन का पूछा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है जो बायो के नहीं है, लेट मी टेल यू, हमारी बॉडी में कोशिका होती है सेल, जो कि डिवाइड करती है, जो भागों में बट जाती है। एक कोशिका 2 भाग में बढ़ती है और ऐसे ही साइकिल चलती जाती है। वो किस तरीके से डिवाइड करती है उसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं जो हम लोग लर्न करते हैं।
ये क्वेश्चन में वही पूछा है, वो स्टेप्स क्या हैं। इस बच्चे ने स्टेप तो सारे लिख दिए लेकिन डायग्राम नहीं बनाया। आपको लगता है क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक बायो टीचर हूं, मैं इसको क्रॉस कर दूंगी। मैं हार्डली इसके 10 में से 2 नंबर दूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता चला। डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। उसने लिख दिया कि इसके अंदर ये चीज यहां प्रेजेंट है, लेकिन ड्रॉ करके तो दिखाओ, पता तो चले कहाँ है। तो डायग्राम नॉट ऑलवेज आस्क्ड इन सर्टेन सब्जेक्ट। मैं ये भी नहीं बोलूंगी बायो में, हो सकता है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में। फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा यार, बायो केमिस्ट्री में भी। तो आई थिंक यू शुड हैव दैट प्रैक्टिस। जहां पे डायग्राम नहीं भी पूछा गया, बनाओ वहां पे, थोड़ा ब्रीफ बना दो, क्विक बना दो, एकदम ब्यूटीफुल मत बनाओ, पेन से ही बना दो, लेकिन छोटा सा बना दो ताकि समझ आ जाए कि आप क्या लिख रहे हैं, आपका कहने का मकसद क्या है। तो बस इसने यहीं पे ये देख लो, पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दिया 1 by 1। पॉइंट्स करेक्ट है, बट अगेन आई विल सजेस्ट नेवर डू इट। सो आई हैव अनदर क्वेश्चन गाइस। मुझे हर क्वेश्चन पे इक्वल हंसी आ रही है, बिकॉज यू नीड टू राइट समथिंग। मैं पेपर कर रही हूँ, मैंने ये क्वेश्चन सुना ही नहीं है। अरे कहाँ से आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, बट लिखना तो है ही, मार्क्स मिल जाएंगे यार। टीचर जल्दी जल्दी चेक करता है, क्या पता आधा 1 नंबर दे दे। यही सोचते हो तुम लोग? भूल जाओ, कभी मत सोचना और ऐसा कभी मत करना। इस क्वेश्चन में यही किया गया। दैट क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रोयलर्स एंड लेयर्स। ये 9th क्लास की ना एक बुक चैप्टर है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। 12th क्लास में भी है, स्ट्रैटेजी फॉर फूड एनहांसमेंट इन ऑर्गेनिज्म इन फूड। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ब्रोयलर्स होते हैं जो मीट के लिए यूज होते हैं, और जो पोल्ट्री होती है, जो लेयर्स है वो एगर्स होते हैं जो एग के लिए, मतलब पोल्ट्री 2 टाइप की होती है। अब मैं यहाँ पे टॉपिक तो नहीं पढ़ाऊंगी, एनीवेज आपको समझ तो आ गया सुन के। अब यहाँ पे इस बच्चे ने कुछ भी लिख दिया और मैंने जान के ये डाला इस प्रेजेंटेशन में ताकि आप लोग समझो, कभी भी नहीं लिखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग, कोई टॉपिक छूट गया है तो उसे कम से कम इतना प्रिपेयर कर लो कि उस पर थोड़ा सा लिख सको। 10 नंबर का नहीं तो 3 नंबर का लिख सको, समझे? आगे बढ़ते हैं। द डायग्राम स्टोरी। इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट से पूछा गया है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एक काम करो, इसको डायग्राम को देखो और इसको मार्क्स दे दो। इस बच्चे को कितने मार्क्स मिलने चाहिए 5 में से? मैं देखती हूँ अभी कमेंट्स में। एंड डोंट वरी गाइज, मैं बायो क्वेश्चन ले रही हूँ, मेरा यहाँ पढ़ाना मकसद नहीं है, लेकिन आपको ये बताना है कि आप किस तरीके की मिस्टेक्स कर सकती हैं। कौशिका होती है सेल, मैंने जान के वर्ड यूज किया बिकॉज आई मेंशन्ड इट इन बोथ लैंग्वेज। सो आउट ऑफ 5 what is mitochondria? Mitochondria is powerhouse of the cell. It produces energy. हम बोलते हैं एनर्जी इज पावर टू डू वर्क फिजिक्स में, बट एक्चुअली हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है, दैट्स एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम जो भी काम करते हैं, बोल रही हूँ मैं, कुछ भी कर रही हूँ, माई सेल्स आर वर्किंग, दे फॉर्मिंग अ केमिकल विच इज हेल्पिंग मी अप, एंड दैट इज एटीपी, एंड दैट इज फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। और स्टूडेंट्स ने 2 लोगों ने मार्क्स दिए हैं, 2 मार्क्स 5 में से। अब टीचर क्या करे, बना दिया डायग्राम। तो डायग्राम को वेल लेबल्ड करो। बायो में डायग्राम प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत होती है, बायो में भी नहीं वैसे भी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कितने बनते हैं यार, मुझे बायो तो बोलना ही नहीं चाहिए। अब दूसरी चीज गाइस, जहां पे अब डायग्राम बनाना आ गया, भूल जाओ ये सब्जेक्ट क्या है। अपनी लेबलिंग को सबसे पहले थोड़ा सा वेल मैनेज करो एंड ट्राई टू राइट इट मैक्सिमम ऑन द राइट साइड। देन इफ यू हैव समथिंग कि अब छूट गया, तो देन यू जस्ट राइट इट। पता चले वो चारों तरफ फूल के ऊपर फूल जैसा सजा दिया, लेबलिंग लेबलिंग लेबलिंग, और बीच में बेचारा फूल, लॉर्ड ऑफ लेबलिंग। सो ऐसा नहीं करना, चाहे कोई भी डायग्राम है। तो अपनी लेबलिंग को प्रॉपर रखो, अपने डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन बनाओ। अब क्लीन का मतलब क्या है, यहाँ पे कलर करना नहीं करना, जो भी बनाया है, पेन से बनाया, कोई पेंसिल से बनाया, कुछ भी बनाओ, थोड़ा सा उसको स्लोली एंड मेक इट क्लियरली। समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेक इट एक्यूरेट। जो स्ट्रक्चर जैसा है उसे वैसी अपीयरेंस दे दो, बस इतना काफी है। पता नहीं कौन सा फूल बनाया बच्चे ने, बट ठीक है, 0 मार्क्स तो नहीं दूंगी मैं, थोड़ी सी इज्जत तो बच जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। अभी स्पेसिफिकली बायो के लिए नहीं है, ऐसा मत समझना गाइस, अगेन आई एम रिपीटिंग। जो डायग्राम होते हैं, बायो में बोल सकते हैं क्योंकि बायो में तो होते हैं, बट दूसरे में भी होते हैं। जो डायग्राम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अब ये नहीं सुना होगा, एक होता है 2D डायग्राम और एक होता है 3D डायग्राम। इस स्टूडेंट ने जो स्क्रीन पे बनाया है, दिस इज अ 3D डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का।
मैंने अभी अपने सेंटेंस में एक मिस्टेक करी. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट मिस्टेक डिड आई से? मैम रीनल पिरामिड में कलेक्टिंग डक्ट होता है क्या? बिल्कुल. Bilocular ovary के example what is? Thank you so much guys for putting what is ribosome protein factory. I mean it's forming up the protein. And guys बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं. Thank you so much for sending. I'll suggest you InstaSolve पे डालो अभी के अभी. और आपके जो सजेशन भी हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट में डिफरेंस क्या है गाइज? Nice. Microtubule and microfilament, they are part of the skeletal system of the body. There are certain structural difference and there are certain protein difference that you will see. I'll suggest you please put this question on InstaSolve. I'll tell you this with the diagram also. अभी के लिए let's focus. So what mistake? अभी तक किसी ने नहीं बताया mistake क्या है. कमाल है यार. मैंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला. This is endoplasmic reticulum. So this is a diagram of endoplasmic reticulum. Left side पे है 3D diagram और right side पे 2D diagram. 3D अगर आपकी diagram की मतलब बहुत अच्छी skills हैं तो make it most welcome. मतलब इसको तो I'll give complete marks. नहीं आता तो go for 2D डायग्राम. 2D डायग्राम में you just have to show. देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है, यहां पर भी, लेकिन ये 2D तरीके से दिखाया गया है. और बायो में इट्स अ सेफ साइड. गो फॉर सेफ साइड. प्रॉब्लम है तो इट्स ओके. 3D टाइम कंज्यूमिंग होता है, 2D नहीं होता, लेकिन 2D को आप वेल लेबल्ड बनाओ, यू विल श्योरली गेट. इस चीज पे कोई फोकस नहीं करेगा. अगर कोई टीचर चेक करे तो दे विल नॉट बी फोकसिंग कि 2D है 3D है. लेबलिंग क्या है, प्रॉपर है, इनफ है. मैं तो यही करूंगी. आपने 3D डिफिकल्ट होता है. डिफिकल्ट तो नहीं, टाइम कंज्यूमिंग होता है. हाँ उन लोगों के लिए हो सकता है जो अगेन प्रैक्टिस नहीं की है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब बोलोगे कि मैम ने ये क्या दिखा दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. ऊपर द डायग्राम स्टोरी. नो दैट्स नॉट अ डायग्राम. ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा. इवन इट वॉज हार्डर फॉर मी टू रीड. चलो जो समझा वो बता देती हूँ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. मैं नहीं पढ़ूंगी इसे, बहुत मुश्किलों के बाद पढ़ा गया. मैं आपको इसके थ्रू क्या बताना चाहती हूँ गाइस, कोई टॉपिक नहीं आता है, कटिंग करनी है तो इतनी बुरी कटिंग मत करना, भूल के में मत करना. देखा भी नहीं जा रहा होगा तुमसे और तुम भी ऐसा करते होगे, तुम ही ऐसा करते होगे. कभी नहीं करना. अगर गलत हो गया तो छोटा सा कट लगा दो ना. मान लो एक वर्ड गलत हो गया, ऐसे कर दो बस. मान लो 4 लाइनें गलत हो गई तो ऐसे करो, ऐसे मतलब ऐसे करो, बस ऐसे कर दो, ऊपर लिख दो NA. एक लाइन भी चलेगी, नॉट एप्लीकेबल है. बस गलत हो गया मतलब ये पूरा सर्कल. और मैं आपको बता दूं, जब मैं टेस्ट लेती हूँ ना, जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं उनमें से काउंट कर रही हूँ, 90% ऑफ द स्टूडेंट जो मिस्टेक कर रहे हैं उनके बीच में से करते हैं लोग ऐसे. 90% ऑफ द स्टूडेंट आउट ऑफ द काउंट दैट आई एम टेलिंग, जो मिस्टेक कर रहे हैं तो 90% ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं. भूल कर भी नहीं करना है गाइस. तो अपने जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना है और ऐसी कटिंग तो नहीं करनी है. दोबारा से स्टार्ट कर दो नीचे और एक्यूरेट लिखो. नहीं आता है तो गलत मत लिखो, गलत इंप्रेशन पड़ता है. अब इसके साथ एक और चीज मुझे याद आ गई जो मुझे बतानी पड़ेगी. क्वेश्चन 1 मिस्टेक कर दी, गलत लिख दिया, क्या इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर? कुछ नहीं आता इसे. आगे क्या पढ़ूं, पहले में गलती कर दी, दूसरे में कर दी. तो अपने इंप्रेशन को, एक होता है साइकोलॉजिकली, पेपर की भी अपनी एक साइकोलॉजी होती है. तो टीचर के सामने उसको थोड़ी इमेज को स्ट्रॉन्ग करो. जो क्वेश्चन आता है पहले उसे करो, जो नहीं आता उसे बाद में करना. और अपनी लिखने की स्पीड को एवरेज रखो जो आपकी नॉर्मल है. थोड़ा सा स्पीड अप करना है तो ओके है, बट कम नहीं करना शुरू से ही. ये मत एक्सपेक्ट करो कि पहले वाले में हैंड राइटिंग एकदम मतलब और बाद में वही डॉक्टर्स हैंड राइटिंग. मत करना, गलती से भी नहीं. शुरू से ही अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन रखिए. मैम डाउट है एक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज गैसेस में, कैन यू प्लीज क्लियर माई डाउट? हाँ जी बोलो. वेन हैंड राइटिंग, हाँ फॉर 3D विल वी गेट एक्स्ट्रा मार्क्स? एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर व्हाट? 2D इज बेटर या 3D डिफिकल्ट होता है. A man dies in an accident and all his organs are okay, so why he died? देखो अगर कोई मतलब that's like a general doubt that I'm taking. Are you sure उसके सारे organs working हैं? I don't think. Blood circulation might be going on.
that might be active. So there is some reasons for it कि उसके कौन से ऑर्गन कितने क्या फंक्शन कर रहे हैं. तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करो और उसकी इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, बिकॉज आई फील देयर सम प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन. अच्छा, सो गाइस ये हमारा हो गया. आई थिंक यू क्लियरली अंडरस्टैंड. अब तक बहुत बुरी डायग्राम तुम स्क्रीन पे देख रहे हो. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अच्छा, सो गाइस मेरे पास अभी एक और चीज है आप लोगों के लिए, वो है ये, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, Q&A राउंड. एक्चुअली ना आई एम ऑलमोस्ट डन विद द प्रेजेंटेशन, आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय टॉपिक. मैंने एक क्लास में छोटा सा राउंड रखा जो है Q&A. आपके कुछ भी क्वेश्चन एंड आंसर हैं जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड है, आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आता है, प्लीज आई एम ऑनलाइन, मैं देख रही हूँ आपकी चैट, प्लीज पूछिए, आई विल रिप्लाई. और अगर मतलब आई जस्ट सी अकॉर्डिंगली टू योर डाउट, कीप आस्किंग, आई एम जस्ट रीडिंग योर कमेंट्स. जल्दी से पोस्ट कीजिए. Guys, please post your doubts and that should be related to the counseling session. If you feel any problem, आपको एग्जाम में या टाइम मैनेजमेंट में किसी भी चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, स्पेशली आप लोगों के लिए रखा गया है, तो यू कैन आस्क. I'm still waiting for the doubt. फाइन गाइस, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट आया, व्हाट इज एक्सचेंज. आई मीन आई डोंट नो इन व्हाट रिगार्ड यू हैव आस्क्ड, बट आई हैव रेड अर्लियर कमेंट. तो वहाँ पे एक्सचेंज और ब्रीदिंग के बारे में पूछा गया था. दो दैट्स नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, बट देयर आर टू थिंग्स, वन इज नोन एज ब्रीदिंग एंड वन इज नोन एज रेस्पिरेशन. द नॉर्मल, दैट्स अ बायोलॉजिकल डाउट बट आई एम थिंकिंग इट्स ओके. नॉर्मल जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, दैट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ब्रीदिंग. बट सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है कि जब मैंने ऑक्सीजन को लिया, वो ऑक्सीजन मेरी बॉडी की हर एक सेल टिश्यू में जाएगी और वहां पे वो ऑक्सीजन एक रिएक्शन कॉज करेगी जिसकी वजह से एनर्जी बनती है एटीपी. वो जो रिएक्शन है उसे बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो एक्सचेंज एक नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेज है और जो रेस्पिरेशन है दैट हैपन इनसाइड. हाउ टू मैनेज टाइम इन अ लेंथी पेपर, दैट्स अनदर डाउट दैट आई एम गेटिंग गाइस. एक लेंथी पेपर में टाइम मैनेज, अगेन आई विल से कि आपको जो टाइम मैनेज करना है वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से करना है. आप एक एग्जाम देने आ रहे हो तो उसकी मार्किंग स्कीम की पहले अच्छे से स्टडी कर लो कि कितने कितने मार्क्स में क्या क्या सेक्शन होने वाले हैं. सपोज सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन है लेकिन 10 क्वेश्चन है और वो 10 मार्क्स के हैं, वहां पे मैंने 1 घंटा लगा दिया, समझ रहे हो, लेंथी पेपर में. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको टाइम जो मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम रखना है. लेंथी पेपर होते हैं लेकिन हर एक पेपर जो बनाया जाता है उसको बनाने वाला सबसे पहले बैठ के देता है वो पेपर. आपको पता है ये चीज़. अगर कोई पेपर बना दिया, मैं ऐसे ही नहीं बनाऊंगी, मतलब मैंने बहुत पेपर बनाया, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी. आई नो, आई एम अ टीचर, मुझे पता है, मैंने भी अपने बहुत सारे पेपर दिए और आई गिव इट कि वो कितनी देर में पूरा होने वाला है. तो कोई भी पेपर लेंथी नहीं होता. हो सकता है उस पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक हो अगेन जिसके बारे में आपको बहुत सारा पता है और आपने सब लिख दिया. देख तो लो कितने मार्क्स में पूछा है अकॉर्डिंगली. ओके, सो देर आर सर्टेन MCQs गाइज, प्लीज पोस्ट इट ओवर द इंस्टासॉल्व. हमारे इंस्टासॉल्व की टीम टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे एक्सप्लेन कर रही है और आपके जो डाउट्स हैं उसके लिए वी आर ऑलवेज ऑनलाइन. मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हमारे फैकल्टी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं विच आर वर्किंग एंड विच आर गिविंग सॉल्यूशन. तो अपने प्लीज डाउट वहाँ पे पोस्ट कीजिए. और कल भी आपको एक और हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर अभिलाष शर्मा जी, वो यहाँ आएंगे और हाउ टू हैव 5000 रैंक इन JEE एग्जाम, दैट टॉपिक आई थिंक वो तो हॉट टॉपिक है. मतलब उसको तो #हॉट टॉपिक बुलाऊंगी मैं, जिसमें आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स आने वाले हैं. एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज, जाओ अपने फ्रेंड्स को भी बताओ क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. तो दैट थिंग आई शुड टेल यू. अपना मतलब इंस्टासॉल्व खोलिए, क्लासरूम का ऑप्शन आएगा, वहां जाके आपको क्या करना है, सिर्फ रजिस्टर करना है. टाइम टू टाइम, नॉट ओनली मी, यू विल फाइंड मेनी ऑफ द इंस्टासॉल्व फैकल्टी कमिंग ओवर देयर. Okay, so next doubt, diaphragms get punctured, it's a full. Okay, so any other doubt guys? I think मेरे पास बहुत ज़्यादा डाउट नहीं आ रहे हैं तो मैं अपना टाइम रिड्यूस कर रही हूँ. मैंने सोचा था 10 मिनट का रखूंगी, आपको मैं एक मिनट का टाइम दे रही हूँ. विद इन 1 मिनट अपना डाउट पूछ लीजिए क्योंकि कोई डाउट नहीं आ रहा तो मैक्सिमम आई कैन एक्सटेंड दैट वे. मैम कैन टेक अ लेक्चर ऑन नी टाइम मैनेजमेंट फॉर बायो.
अरे मैं नीट की टाइम मैनेजमेंट फॉर बायो क्या, मैं तो आपको नीट का टॉपिक पढ़ा दूंगी। एक काम करो, आपका कुछ भी सजेशन है आप यहाँ कमेंट में डालो, या फिर इंस्टा सॉल्व पे ही अपना क्वेरी लिख के यू कैन सेंड अकॉर्डिंगली, आई जस्ट प्रिपेयर इट, डू नॉट वरी अबाउट इट। और प्लीज उसको पोस्ट कर देना, अकॉर्डिंगली वी विल बी मैनेजिंग इट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। और कुछ डाउट नहीं है? चलो ठीक है गाइस, लेक्चर ऑसम। Oh my God, that means a lot. Thank you so much guys for giving such a positive feedback, such a positive response. I am feeling so bad, not bad, I will say so good. Why I'm using this? Okay, so guys, now I am done on my part. So there are a few last things that I would like to say. First of all, this is about the application. आपके कुछ भी डाउट हैं तो यहाँ पे डालिए, अपने डाउट्स पूछिए और stay connected. अपने डाउट्स पूछिए, आस्क योर डाउट्स। तुम्हारे जो भी डाउट्स हों उन्हें पूछ ले, उन्हें ड्रॉप कर दो। यही लैंग्वेज आती है मुझे, लेकिन इंस्टा सॉल्व को मुझसे ज़्यादा आती हैं। सो गाइज हियर सेइंग यू बाय, गुड नाइट टू यू, सायोनारा, शबा खैर। थैंक यू अंजलि आहूजा हियर फ्रॉम इंस्टा सॉल्व, थैंक यू।